हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्लासेज हल्सी। गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखें। आई होप सो कि आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभास होता है। देखिए, आजकल इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो HCP संरचना में जो पैकिंग प्रभास होता है वह 0.74, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 74% हो जाएगा, और अगर प्रभास पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा तो डेसिमल में डेसिमल 74 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ऐसा भी पूछता है कि FCC का पैकिंग प्रभास, तो यह भी जो है वह डेसिमल 74, ठीक है। अगर BCC का पैकिंग प्रभास पूछता है तो BCC का पैकिंग प्रभास डेसिमल 68, ठीक है, हो जाएगा। और इसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैक संरचना में है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस साल भी परीक्षा में प्रश्न था यहाँ से। तो देखिए क्या है, प्रश्न है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। कि टर्म पे गौर कीजिएगा, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 12। और अगर CCP में भी रहता, ठीक है, या फिर FCC में रहता तो भी जो है वह क्या होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। याद रखिएगा, CCP और FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, 12 होता। अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते तो सिंपल क्यूबिक सेल का 6 होता, ठीक है। और अगर हम BCC की बात करते तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह 8 होता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, HCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, FCC का 12 और HCP का क्या होगा, 12 होगा। याद रखिएगा इस तरह से। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक जो है, इसके जालक जो है सोडियम क्लोराइड के, वह एक्चुअली क्या होते हैं कि FCC व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जालक जो है वो FCC व्यवस्था में होते हैं। लेकिन अगर बात हम आयनों की करें तो वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टफलक ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड का जालक जो है वो FCC व्यवस्था में होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल यानी BCC, ठीक है। BCC में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कह सकते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो BCC में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, और FCC की बात करें तो 4 होती है, CCP में भी 4 होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल की, तो उसमें एक परमाणु होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं। तो एक क्रिस्टल में जो है वह 14 प्रकार के जालक संभव है। कितने प्रकार के जालक संभव है एक क्रिस्टल में, 14 प्रकार के जालक संभव है। यानी ब्रेव्स जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। याद रखिएगा, ब्रेव्स जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 जो कि बेंजीन का सूत्र है, ये प्रतिचुंबकीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए, अगर हम P प्रकार के जो है वो अर्धचालक को डोपित करके प्राप्त करते हैं तो उसमें जो है उन पदार्थों को मिलाएंगे जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। लेकिन अगर हमको N प्रकार के डोपित अर्धचालक प्राप्त करने हों तो हम
उन पदार्थ को मिलाएंगे, उन तत्व को मिलाएंगे, है ना, जिनकी जो है वह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पी प्रकार में, ठीक है, और एन प्रकार में। पी प्रकार में अगर अर्ध चालकों को प्राप्त करना है डोपित करके, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, है ना। आगे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। यानी डायमंड का मतलब होता है हीरा। हीरा में जो है वह एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है। तो देखिए, हीरा की जो संरचना होती है वो नियमित चतुष्फलकीय होती है, याद रखिएगा। और हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। तो दिमाग में ये बात रखिएगा कि हीरा की संरचना चूंकि चतुष्फलकीय होती है, तो उसमें एक कार्बन परमाणु जो है वह 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरे रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो है वह प्रसंकरण sp3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय यानी बेडवादार ठोस है। यहाँ से भी बार बार सवाल रहता है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास जो है, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास यानी कांच जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का क्या है, उदाहरण है, या बेडवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मानव रक्त जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, 7 क्या होता है, 4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। देखिए, 2 द्रव अगर स्थिर संगठन पर उबलते हैं तो उनको हम लोग जो है वो एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी है कि 2 पदार्थ का जो मिश्रण होता है, जिनकी द्रवों और, ठीक है, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में दोनों में एक ही संरचना होती है, ठीक है, उनको किसी भी प्रवाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना, तो उनको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग में यही रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है। तो क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, अनुषंख्य गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन, ठीक है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, और परासरण दाब। ये 4 हमारे जो है वह अनुषंख्य गुणधर्म है। कौन कौन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। लेकिन प्रकाशीय सक्रियता जो है ये हमारा अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से कौन अनुषंख्य गुण है, यानी अनुषंख्य गुण है। देखिए, श्यानता हमारा अनुषंख्य गुण नहीं है। परासरण दाब है, ठीक है, तरलता और पृष्ठ तनाव भी नहीं है, यानी यहाँ पर जो है वह परासरण दाब हमारा अनुषंख्य गुणधर्म है। यानी याद रखिएगा, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है कि विलयन के अनुषंख्य गुणधर्म कितने हैं, 4। कौन कौन, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रैग समीकरण है। तो ब्रैग समीकरण होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जिसमें 2 क्रिस्टलों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन शक्तिशाली अवकारक है। देखिए, शक्तिशाली अवकारक पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर F2, ठीक है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑक्सीकारक का क्रम है, यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो देखिए, जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है वो सबसे दुर्बल अवकारक होगा, और जो सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक है वो प्रबल अवकारक होगा। यानी यहाँ पर सबसे शक्तिशाली अवकारक की बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यानी आयोडीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I2 जो है वह सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला भी, ठीक है, और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है पर ओम पर सेमी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फैराडे का प्रथम नियम होता है M बराबर ZCT या ECT। ठीक है, जहाँ E जो है वह रासायनिक तुलनांक है। आगे चलते हैं। सेल स्थिरांक जो है वह R बराबर होता है रो
H2L/A, और यही L/A जो है वह सेल स्थिरांक होता है, तो सेल स्थिरांक होगा L/A। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अभिक्रिया, एक सेकेंड, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित पर व्यक्त होता है। वेग बराबर एक समीकरण दिया हुआ है, इस अभिक्रिया का कोटि पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि अभिक्रिया का कोटि निकालने के लिए क्या होता है कि उनके सांद्रताओं के घात के योग के बराबर जो है उनकी कोटि होती है। तो यहाँ सांद्रता यानी 2 1 पर जो है उसका जो है वो घात 2 है और बी पर क्या है 1 है, तो 2 + 1 यानी इनका जो कोटि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इनके सांद्रताओं के घात के योग के बराबर होते हैं। चलते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है, यानी उसका स्रोत क्या है। तो टालिन नामक एंजाइम का स्रोत जो है वह जीव का क्या है, लार है। आगे चलिएगा, निम्नांकित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है। देखिए यहाँ से बार बार परीक्षा में सवाल रहता है और बार बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनमें से प्रबल लुईस अम्ल कौन है। तो प्रबल लुईस अम्ल क्या होगा, Bi3 होगा। Bi3 इसलिए प्रबल लुईस अम्ल होगा क्योंकि अगर हम देखते हैं आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में जो है वह p ऑर्बिटल का आकार बड़ा होता है, अतिव्यापन का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। जबकि Bf3 में क्या होता है कि यहाँ पे आकार B का भी छोटा होता है और फ्लोरीन का भी छोटा होता है। तो हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे कभी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वह वास्तविक घोल के द्वारा क्या किया था, प्रदर्शित किया जाता है। कई बार यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आप। अगला प्रश्न हमारा है, यूरिएज उदाहरण है। तो यूरिएज किसका उदाहरण है, तो यूरिएज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। ठीक है, यूरिएज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है, तो एंजाइम का मुख्य अवयव जो है वो प्रोटीन है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है, प्रोटीन, अल्फा एमिनो अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मालाकाइट। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा मैलाकाइट, मैलाकाइट, ध्यान रखिएगा मैलाकाइट। तो ये मैलाकाइट जो है वह कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है, ध्यान रखेंगे, मैलाकाइट जो है वह कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है, मैलाकाइट, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको मैलाकाइट। तो मैलाकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा NaOH इनमें से किसे कहते हैं। तो NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का सदस्य है। और इस ग्रुप में और कौन कौन से सदस्य हैं भाई, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, माफ़ करें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम जो है वह ग्रुप ए के तत्व हैं और ग्रुप ए को जो है हम लोग क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल्ब में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। तो बल्ब में आर्गन को भरा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, यानी समुद्री गोताखोर जो होते हैं वह समुद्री दाव से बचने के लिए, प्रेशर से बचने के लिए जो है वह एक विशेष प्रकार के गैस जो है वह श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस जो है वह गैस को मिलाकर श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो है हीलियम। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है Al2O3, है ना। Al2O3 एक ऑक्साइड है। किस प्रकार का ऑक्साइड है, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो अम्ल के साथ क्षार के जैसा व्यवहार करे और क्षार के साथ अम्ल के जैसा व्यवहार करे, तो वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है